नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त एशिया से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश सेना अध्यक्ष ने इसका ऐलान कर दिया है। इसी के साथ शेख हसीना के अपनी राजनीति के लंबे समय तक चरम पर रहने के बाद अब उसका पतन शुरू हो चुका है। अब सेना अंतरिम सरकार का गठन करेगी और इस वक्त बांग्लादेश में बांग्लादेश की आम जनता सड़क पर उतर चुकी है अपनी मांगों को लेकर। जबरदस्त हिंसा इस वक्त बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। सड़कों पर लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। पूरी व्यवस्था बिगड़ चुकी है बांग्लादेश की। शांति के लिए सहयोग की अपील एक तरफ सेना कर रही है। लाइव तस्वीर आपको दिखा रही हैं तस्वीरें। कुछ इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में, जहां पर लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त और विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे फॉरेन एक्सपर्ट करोड़ी सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आपका अनादि टीवी पर। तो बांग्लादेश में इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कारण, मूल कारण जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश में जो भी राजनीतिक परिवर्तन अभी तक हुए हैं 47 से लेके आज तक, उसके में ढाका यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो एक आंदोलन की और परिवर्तन की वाहक रही हैं। जब 1947 में विभाजन हुआ तो जो बांग्लादेश का अभी पार्ट है वो बंगाल था और वहाँ दो तरह की शक्तियां थी। एक तो बंगाली तहजीब पसंद थी और दूसरी इस्लाम पसंद शक्तियां थी, और उन दोनों में एक टकराव की स्थिति थी। तो उस समय इस्लाम पसंद जो शक्तियां थी वो जीत गई और ईस्ट पाकिस्तान बन गया, जो कि ईस्ट वेस्ट को मिलके पूरा पाकिस्तान बन गया। और जो बंगाली तहजीब पसंद शक्तियां थी वो उस समय कमजोर हो गई। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान में स्थिति बदली और जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका वेस्ट पाकिस्तान शोषण कर रहा था। तो उसकी वजह से जो तहजीब पसंद शक्तियां थी उन्होंने जन सामान्य को मोबिलाइज किया, और जब चुनाव हुआ 70 में, तो चुनाव में वो जीत के बाद भी पश्चिमी पाकिस्तान ने उनको सत्ता देने के लिए मना कर दिया। तो उस समय बांग्लादेश का इमरजेंस हुआ और जो बंगाली तहजीब के नाम पे हुआ। तो उसके बाद से जो इस्लाम पसंद शक्तियां थी वो लगभग दबाव में थी। यद्यपि प्रजातांत्रिक राजनीति में वो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी, इस्लाम को लेके दबाव बना रही थी। अब जो पिछला चुनाव हुआ उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने सबने बायकॉट किया और हसीना चुनाव में जीत गई। उस चुनाव को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और इसी कंट्रोवर्सी के समय जो रिजर्वेशन का एक कोटा था उस कोटा को लेके समस्या खड़ी हो गई। और उस समस्या में जब हाई कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया कि हम वापस बहाल करते हैं, बहाल कर दिया कोटा सिस्टम को, तो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने दूसरी यूनिवर्सिटी से मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया कि ये कोटा गलत है। तो ये फर्स्ट वेव वहां आंदोलन की शुरू हुई, और उस कोटा को लेके जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिड्यूस करके 7% कोटा रखा और 93% अनरिजर्व कर दिया, कोटा के अलग रख दिया। तो अभी जो आंदोलन हुआ वो दो स्टेजेस में, देखें, दो फेज में है। पहला आंदोलन तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद का, और दूसरा आंदोलन अभी कल परसों से शुरू हुआ है। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में यह सोचा गया कि अब शांति हो जाएगी। लेकिन यद्यपि कोटा का मामला तो बड़ा नहीं रहा, लेकिन दूसरी समस्याएं वहां खड़ी हो गई कि जो लोग मर गए उनको किस तरह कंपनसेट किया जाए, जो जिनको जेल में डाला है, जिन पे केस लगे हैं, जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, इसको लेके कोई सहमति नहीं बनी।
और ऐसे समय जो पहला फेज था उसमें तो स्टूडेंट्स लीडर थे, लेकिन ये जो दूसरा फेज शुरू हुआ है इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होने लग गई। तो एक तरह का टकराव की स्थिति आ गई है और उस टकराव की स्थिति में से एक आग में घी का काम शेख हसीना ने किया कि जब पहला फेज का मूवमेंट चल रहा था, अमेरिका ने कमेंट किया तो अमेरिका को कह दिया कि आपके यहाँ भी तो हिंसा होती है, ट्रंप पे देखिए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे अटैक हो रहा है, आप बांग्लादेश को लेके क्यों कमेंट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो चीन गई हुई थी, तो चीन ने जब कुछ दबाव बनाने की कोशिश की तो इमीडिएटली चीन का दौरा छोड़ के एक दिन पहले वापस आ गई। तो चीन नाराज हो गया, अमेरिका नाराज हो गया और भारत ने ये कह दिया कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मामला है, हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जब दूसरी वेव शुरू हुई उससे पहले हसीना ने एक स्टेटमेंट दे दिया जो पहले बंगला तहजीब पसंद थी उनको उन्होंने जोड़ लिया मुक्ति योद्धा जो मुक्ति वाहिनी के साथ थे और जो बांग्लादेश की लिबरेशन के फेवर में थे, और दूसरा राजाकारा जो ट्रेटर्स थे जो पाकिस्तान के साथ थे उस समय। इस तरह का स्टेटमेंट देखिए जो आंदोलनकारी ने कहा कि हमें तो सब कोई ट्रेटर मान रहे हैं, आपने तो राजाकारा कह दिया। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने उसमें आग में घी का काम किया। तो अब जो आंदोलन शुरू हुआ अभी तक 300 लोग मर गए। बांग्लादेश की सेनाध्यक्ष ने कह दिया था कि भाई सेना हमेशा जनता के साथ रहती है। तो ये तो निश्चित था, कल से लग रहा था कि हसीना को सत्ता से हटके अंतरिम सरकार बनानी पड़ेगी। अगर खुद बना देती तो ज्यादा बढ़िया होता। और वहां की जो यूनिवर्सिटीज के टीचर्स का नेटवर्क है उसने भी कह दिया कि हम आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो आंदोलनकारी अब स्टूडेंट नहीं होके जो विरोधी दल थे उनके हाथ में आ गया है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक संकट हो गया है और 10 बिलियन से ज्यादा आर्थिक नुकसान बांग्लादेश को अभी तक हो चुका है। जो बांग्लादेश की इकोनॉमी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज आपने अभी अपनी टीवी पे टेलीकास्ट की है कि वो भारत आ गई है और वहां अंतरिम सरकार होगी। अभी मुझे लगता है हालात और बिगड़ेंगे और हिंसक गतिविधियां होगी जो उस देश के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति होगी। जी जी किरोड़ जी, मैं इसमें आना चाहूंगा कि क्या शेख हसीना को इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतने हालात बिगड़ सकते हैं? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद वो विदेश दौरे पर भारत आती हैं, यहाँ पर एक लंबी चर्चा चलती है, उसके बाद वो वापस लौटती हैं। वही हम देख रहे हैं कि ये 1971 के बाद इतना ज़्यादा ब्लडशेड हो रहा है, हजारों लोग जो है जेल में भर दिए गए हैं। क्या शेख हसीना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा उनके साथ हो सकता है? देखिए अभिषेक जी, जब कोई सत्ता में होता है कोई भी हो तो वो जन सामान्य से सामान्यतः कट जाता है, उसको फीडबैक नहीं मिलता है। फीडबैक किससे मिलता है? अपना जो राजनीतिक ग्रुप है या तो उसके जो वर्कर हैं या लीडर हैं वो फीडबैक दें। दूसरा फीडबैक देने का काम इंटेलिजेंस करता है। तो इंटेलिजेंस जो सामान्यतः है लीडर को खुश करने की चीजें देता है, जो भी कुछ हो रहा है उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके लीडर खुश हो जाए उस तरह की सूचना देता है। क्योंकि उन्होंने अगर सही सूचना दे दी, रिजल्ट अच्छा नहीं निकला तो इंटेलिजेंस वालों को प्रॉब्लम हो जाती है। और जो वर्कर होते हैं वो भी लीडर को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक स्थिति की शासक को जानकारी नहीं होती है। ये हर स्थिति में होता है, हर देश में होता है, हर समाज में होता है। तो हसीना को वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं थी। दूसरा, उन्होंने इतना असर्टिव एटीट्यूड लिया कि विदेशी शक्तियों को भी नाराज कर दिया, जो बांग्लादेश में शक्तियां थी उनको भी नाराज कर दिया। केवल भारत साथ था और भारत ने कह दिया कि हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और भारत को लेके भी मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरिएट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का काम किया बांग्लादेश में, उसने भी कहा कि भारत को बांग्लादेश में रुचि लेनी चाहिए, भारत को यह स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए कि हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो भारत की तरफ कुछ आशा भरी नजरों से भी देख रहे थे, लेकिन भारत की भी मजबूरियां हैं, क्योंकि भारत अगर इंटरफेरेंस करता तो भारत का विरोध वहां शुरू होता है, और नहीं हुआ तो वो कह रहे हैं कि भारत को अपने पड़ोसी के यहाँ आग लग रही है तो बुझाने का काम करना चाहिए। तो भारत के लिए एक धर्म संकट है, इसलिए भारत ने यही चूज किया कि भारत इंटरफेरेंस नहीं करेगा, बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। लेकिन अब स्थिति निश्चित रूप से अभी बिगड़ेगी कुछ समय के लिए बांग्लादेश।
निश्चित रूप से करोड़ जी ये शायद सही भी है, क्योंकि हमने देखा था कि राजीव गांधी जी ने श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप किया था, फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। आखिरी सवाल जरूर आपसे लूंगा इस विषय में कि क्या ये जो कोटा का विषय है ये टिपिंग पॉइंट था, क्योंकि जो वहाँ के यूथ हैं उनमें बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये तक कहा जा रहा है कि 18 से 25 साल के जो वोटर्स हैं उनको इनलीगली उनका नाम काट दिया गया, उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा। वहाँ पर एक तरह का अथॉरिटेरियनशिप है गवर्नमेंट का, और जैसा कि आपने कहा कि जब अथॉरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो आप अपने आप को यसमैन से घेर लेते हो। तो इस तरह के हालात वहाँ देखने को मिले। तो क्या ये जो कोटा का मामला है वो एक टिपिंग पॉइंट था? मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा है। देखिए, अभिषेक, स्टूडेंट होता है वो बहुत श्रूड नहीं होता है, ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं होता है, थोड़ा इमोशनल भी होता है, सेंटिमेंटल भी होता है। कोई भी इश्यू उसको देखो तो जल्दी इमोशनल हो जाता है। और जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत श्रूड होते हैं जी। तो पिछला चुनाव हुआ तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने बायकॉट किया और ये कहा कि हसीना मनमानी कर रही है, अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रही है, यहाँ चुनाव होना चाहिए वो केयर टेकर गवर्नमेंट या अंतरिम गवर्नमेंट की लीडरशिप में होना चाहिए, हसीना को हट जाना चाहिए। ये पिछले चुनाव के समय स्थिति थी। तो जो अपोजिशन वाले लीडर्स थे वो स्टूडेंट्स पे डोरा डाले हुए थे कि किस तरह से स्टूडेंट को भड़काया जाए, और उसमें कोटा वाला सिस्टम था। वो टिपिंग पॉइंट इस रूप में हो गया कि सरकार ने कोटा खत्म भी किया लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रीइंस्टेट कर दिया। तो उसके बाद स्थिति बिगड़ी और पीछे से जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, मेनली तो इस्लाम पसंद है, उन्होंने स्टूडेंट को इंस्टिगेट किया और जो आगे बढ़ा तो पहले तो पॉलिटिकल पार्टी थी वो बैक फुट पे थी, बैक फ्रंट पे थी। अब वो पॉलिटिकल पार्टी सेकंड फेज में सामने आ गई और अल्टीमेटली जो रिजल्ट हुआ वो आज आपके और हमारे सामने है। अभिषेक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ जी विस्तृत रूप से हमें जानकारी देने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो ये है बांग्लादेश के हालात, जो तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं। शहरें जल रहे हैं, जनता सड़कों पर है, लोगों का गुस्सा चरम पर है, स्थिति नियंत्रण से बाहर है। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुके हैं, उनकी जो लीडर हैं वो देश छोड़ के भाग चुकी हैं और भाग के अब कहाँ जाती हैं ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और ख़ासतौर से ये कि ये जो आग बांग्लादेश में जल उठी है वो कब जाके शांत होगी। खैर, आगे बढ़ेंगे।